नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर। और आज मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं और आप लोगों को पेट की तैयारी इस चैनल पर आपको कराई जाएगी। 45 दिन में सभी चीजों को कंप्लीट कराएंगे। 45 डेज प्रोग्राम है ये, ध्यान दीजिएगा। और एक एक करके सारे टॉपिक को कंबाइंड वे में लेके आएंगे। जैसे इकोलॉजी एनवायरनमेंट का लेके आ रहे हैं फिलहाल अभी 150 महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप इसको लगा लेते हैं तो आप ध्यान रखना, जो भी 4-5 सवाल इकोलॉजी एनवायरनमेंट के आएंगे आपको मिल जाएंगे। इसी क्रम में पॉलिटी लेकर आएंगे, इकोलॉजी एनवायरनमेंट के और भी टॉपिक्स को, ज्योग्राफी, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, मिडवल, एंशियंट, मॉडर्न हिस्ट्री, सभी चीज को क्रमबद्ध तरीके से लाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप लोगों तक ये सेशन पहुंचता रहे। 45 दिन में कंप्लीट कराएंगे एमसीक्यूज के माध्यम से। कुछ बंचेस भी लेकर आएंगे, जैसे इकट्ठे आपकी नदियां, इकट्ठे आपके विश्व के पर्वत, इकट्ठे एक जगह जलधाराएं, ऐसे ऐसे करके भी छोटी छोटी वीडियो आप लोगों तक उपलब्ध कराते रहेंगे। तो महत्वपूर्ण होगा ये सभी प्रोग्राम। खास तौर से ये प्रोग्राम बनाया जो गया है वो दो लोगों को मकसद में रख के बनाया गया है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बच्चों के लिए और यूपी एसआई के बच्चों। पेट का एग्जाम आपको पता है 20 अगस्त को प्रस्तावित है, और मैं आपको बता रहा हूं कि 15 अक्टूबर के आसपास जो है आपका यूपी एसआई का एग्जाम हो जाएगा। तो इन दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा ये। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी और एग्जाम में आपके काम नहीं आने वाला। तो खास तौर से मैं बताऊं, जो लोग यूपी पीसीएस प्री 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और आरओ 2021 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, साथ साथ अन्य जो भी परीक्षाएं आने वाली है, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन आने वाला है, इन सभी एग्जामों में ये पूरी सेशन जो हमारा चलेगा 45 दिन का, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक वीडियो जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे बहुत तेजी से, ताकि आप लोग का बहुत समय नष्ट ना हो। आप लोग इसे फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। 150 अति महत्वपूर्ण सवाल इकोलॉजी एनवायरनमेंट के। थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को आसानी से स्क्रीन पर विजिबल हो। आई होप अब सही से दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, पहला सवाल आप लोग के सामने है। क्वेश्चन है आपका कि विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश का है? किस देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो आंसर है आपका रूस। ध्यान दीजिएगा, रसिया के पास जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 2, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कहां पर? कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, या फिर नाइट्रोजन चक्र में? तो 2 का आंसर क्या है आपका भाई? 2 का आंसर है आपका सी, जल चक्र। ध्यान दीजिएगा, जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती। कई बार आ चुका है एग्जाम में सवाल आपके। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पे, वायुमंडल की में नमी पर, जल चक्र में, या तापक्रम पर? बहुत बात सबको बताइएगा। हवा में जो दबाव होता है, वो जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर, अरे जो वर्षा की मात्रा होती है वो किस चीज पर निर्भर करती है? तो सबसे ज्यादा जो उसकी निर्भरता होती है, वायुमंडल में नमी कितनी है, इसी आधार पर वर्षा का प्रतिशत पर्टिकुलर एरिया में डिसाइड किया जाता है। बहुत बड़ा हुआ सवाल। निम्नलिखित नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? हीलियम, ऑर्गन, रेडॉन, या नियॉन? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। नोबेल गैसेस जो है आपकी, उसमें कौन सी सम्मिलित नहीं है या कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? ध्यान दीजिएगा, रेडॉन गैस जो है वो नहीं पाई जाती। रेडॉन गैस जो है मिट्टी से निकलती है, नमी युक्त जो जगह होती है वहां से निकलती है रेडॉन गैस, और ये आपके नोबेल गैसों के समूह में नहीं शामिल होती। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, सौर का अवशोषण? चार दो विकल्प आपके सामने यहाँ पर है। और वायु का प्रदूषण या ऑक्सीजन की विमुक्ति? तो पेड़ पौधे वायु का प्रदूषण तो नहीं करते हैं, प्रदूषण से आपको बचाते हैं। आसान सवाल है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? काहिरा, रियो, डरबन, या क्योटो? फटाफट रिस्पॉन्स करने का सभी लोग प्रयास करें अपनी तरफ से। आप लोग भी आंसर देते चलिए ताकि आप लोग को पता चलता रहे कि आप लोग को कितने सवाल आ रहे हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर क्या होगा? रियो। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील का शहर है ये। पृथ्वी सम्मेलन प्लस 5 जो था, जो कि जो पृथ्वी सम्मेलन था उसका अगला चरण किया गया था, उसका नाम था +5। उसका आयोजन कब किया गया? 1997। 1992 में पहला आयोजन किया गया था। +5 होने के नाते 1997 कहा जाता है। तो पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित किया गया 1997। क्वेश्चन नंबर 8, नेरी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। आंसर है नागपुर। ध्यान दीजिएगा, नागपुर में ये अवस्थित है। नागपुर कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, देखिए। यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी। बहुत बार आया हुआ सवाल है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10, एमस्टर्डम, कैनबेरा,
ओटावा या नागासाकी, ध्यान दीजिएगा एमस्टरडम में जो है इसका मुख्यालय अवस्थित है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत बार आने वाला क्वेश्चन, 1986। ये ऐसे सवालों, चुनिंदा सवाल हैं जो घूम फिर के हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। 11वें का सवाल, 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। परिस्थितिकी निम्नलिखित में से किनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। पारिस्थितिकी जो है, इकोलॉजी, किसके बीच जो है पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? जीव वातावरण, मनुष्य वन, मृदा जल या पति पत्नी? तो आंसर क्या है? जीव और वातावरण। ध्यान दीजिएगा, जीव और वातावरण के परस्पर संबंध को क्या कहा जाता है? परिस्थितिकी, इकोलॉजी आपका। निम्नलिखित तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? परिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टांसले। ध्यान दीजिएगा, लगातार आने वाले सवालों में ये भी। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्न में कौन परिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह जैविक एवं अजैविक दोनों संगठनों से युक्त है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह एक बंद तंत्र होता है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र है। ध्यान दीजिएगा, गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है तो आंसर यह एक बंद तंत्र होता है, ये गलत है। परिस्थितिकी तंत्र क्या है? खुला तंत्र होता है, ठीक है, बंद तंत्र नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी की सर्वाधिक बृहद परिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? बहुत बड़ा है, जलमंडल, जीवोम, स्थल मंडल या जैव मंडल? ये आरओ 17 में आपके सवाल था, आरओ 2017 का जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है, बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे जो बृहद है वो जैव मंडल है, जैव मंडल के अंदर ही सारे कुछ आते हैं ना, जैव मंडल सबसे बृहद है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वकृत वर्णन है? इकोसिस्टम को कौन परिभाषित कर रहा है सही तरीके से? तो आंसर है आपका जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ये परफेक्ट डेफिनेशन है किसकी? इको सिस्टम की। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, पीसीएस 2017 में सवाल पूछा गया था। आंसर है आपका जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर उसके बड़ा परिस्थितिकी तंत्र, फिर पूरा भूदृश्य। ये जो है पूरा सही क्रम है, ठीक है। निम्न में कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? ध्यान दीजिए, कृत्रिम, दो तरीके के परितंत्र होते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। तो पूछा जा रहा है इसमें से कृत्रिम कौन सा है? तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, तालाब प्राकृतिक है, वन प्राकृतिक है, झील प्राकृतिक है, खेत कैसा है? मानव निर्मित है, तो कैसा हो गया? ये कृत्रिम हो गया। सबसे अधिक स्थिर परिस्थितिकी तंत्र कौन है? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, कई बार। सबसे अधिक स्थिर कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, सागरीय परिस्थितिकी तंत्र जो होता है सबसे स्थिर परिस्थितिकी तंत्र माना जाता है, ठीक है। इसमें डिस्टर्बेंस सबसे कम देखने को हमें मिलता है। निम्न में कौन सा एक परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? आसान सवाल, वनों को काटना। वनों को काटने से क्या होगा? परिस्थितिकी संतुलन बनेगा? बिगड़ जाएगा? बिगड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक घास स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला के विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? महत्वपूर्ण सवाल, कहां का पूछ रहा है? घास स्थल का, घास के परिस्थितिकी तंत्र का क्या स्तर होगा? आप लोग जल्दी से रिस्पॉन्स आप लोग भी करते चले ताकि आप लोग को पता चलता रहे क्वेश्चन आप लोग कितने रिस्पॉन्स जो है सही कर पा रहे हैं। ध्यान दीजिए, आंसर है ए, घास, टिड्डा, मेढक सब। घास, टिड्डा क्या करता है? घास को खाता है, टिड्डे को मेढक खा जाता है और मेढक को सांप खा जाता है। तो ये क्या है? ये घास स्थल का खाद्य श्रृंखला है, ठीक। अगला सवाल है, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? पूछ रहा खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन करेगा? तो आंसर क्या है आपका? बी, घास को बकरी खाती है और बकरी को आदमी खा जाता है, ठीक। तो ये पूरा एक फूड चेन बना रहा है। खाद्य श्रृंखला में मानव है एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों है मानव खाद्य श्रृंखला में। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है, तो प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है, क्योंकि सीधे शाकाहार को भी खाता है और शाकाहार खाने वाले जीव जंतुओं को भी खाता है, जैसे कि सीधे आप सब्जी भी खाते हो और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो बकरा भी खा जाते हैं, ठीक है। परिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? उत्पादक पूछ रहा है, कहां पर? जैविक घटकों में उत्पादक कौन है इनमें से? तो उत्पादक कौन सा? हरे पौधे। हरे पौधे क्या करते हैं? हरे पौधे आपको प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं और खुद प्रोड्यूस होकर बकरी के लिए, गाय के लिए चारा बन जाते हैं, ठीक। तो उत्पादक का कार्य है, ये करते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी या हरित पादप? किसके पूछ रहा? प्रथम पोषक स्तर, मध्य प्रदेश पीसीएस में 2018 में पूछा गया सवाल। आंसर
हरित पादप। ध्यान दीजिएगा, हरित पादप क्या है? प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आता है। महत्वपूर्ण सवाल है, कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का सही क्रम है? आहार श्रृंखला का सही क्रम पूछ रहा आपसे। ध्यान दीजिए, ये आया था पीसीएस 2016 में आपको, यूपीपीसी। क्वेश्चन नंबर आंसर, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप लोगों को देना है। तो आंसर क्या है इसका? डायटम, क्रस्टेशिया, हेरिंग। ये यूपीएससी 2016 में भी आया हुआ सवाल है, ठीक है? 2016 या 2015 में, ठीक, देख लीजिएगा एक बार। तो डायटम, क्रस्टेशिया, हेरिंग, इसी रूप में इसको याद कर लीजिए। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत आपको पता है, आसान सवाल, सौर ऊर्जा। तो प्राथमिक सोर्स ऑफ एनर्जी इज सोलर एनर्जी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम श्रेणी स्तर किसे प्राप्त है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपघटक को? बहुत अच्छा सवाल, बताइएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा भाई? सर्वाहारी। सर्वाहारी कौन होते हैं? जो शाकाहार मांसाहार दोनों खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी बोला जाता है। उनको उच्चतम पोषण प्राप्त होता है पारिस्थितिकी तंत्र में, मतलब मैक्सिमम एनर्जी उनको मिलती है। क्वेश्चन नंबर 29, जीव भार का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में उल्टा होता है? बहुत बड़ा हुआ क्वेश्चन। कहां पर जीव भार का पिरामिड, इसे कहते हैं पिरामिड, एक सीधा होता है और सॉरी, ये कैसे बनेगा? ऐसे उल्टा बनेगा। तो पूछा जा रहा है कि उल्टा जीव भार का पिरामिड कहां का होता है? तो आंसर है आपका तालाब। ध्यान दीजिएगा, तालाब का जीव भार जो होता है उल्टा आता है, ठीक, उल्टा बनता है। जीव भार के लिए अभी एक अलग से क्लास लेके आएंगे। आप लोगों का रिस्पॉन्स सही रहेगा तो पूरी जीएस भी यहाँ पढ़ाने का प्रयास जल्दी ही करते हैं। 30 सवाल, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीसीएस में कई बार आया हुआ है। आंसर है पारिस्थितिकीय पदछाप। पूछ रहा है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने की आवश्यक न्यूनतम भूमि जो होती है उसे किस नाम से बुलाया जाता है? तो पारिस्थितिकीय पदछाप के नाम से इसको जानते हैं। आरओ में आया हुआ सवाल है 2017 या 2016 वाले, ठीक है। निम्न में से किस वृक्ष को वृक्ष पर्यावरण का संकट माना जाता है? आसान सवाल है, ध्यान दीजिएगा, यूकेलिप्टस, ठीक, आसान सवाल, कई बार आया हुआ। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पीसीएस 2013। क्वेश्चन नंबर 32, आंसर है आपका इकोटोन। क्या पूछ रहा है? दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रमित क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इकोटोन, ठीक है। परितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? घटती उत्पादकता के संदर्भ में पूछ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा से सबसे कम की तरफ, ठीक है, घटती उत्पादकता। क्वेश्चन नंबर 33 बताना है आप लोगों को, फटाफट रिस्पॉन्स सभी लोग करते जाएं। आंसर है आपका सी, मैंग्रोव सबसे अधिक उत्पादकता, फिर घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर। ये क्या है? परितंत्र में घटती उत्पादकता का क्रम। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला में रखिएगा इसको। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीप इकोलॉजी शब्द के प्रयोग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? अर्निज नेस। बहुत बार आया हुआ सवाल, अर्निज नेस ने जो है सबसे पहले डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। परिस्थितिकी नीचे की संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? परिस्थितिकी नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ग्रीनले। ध्यान दीजिएगा, ग्रीनले जो एक क्या कहते हैं वैज्ञानिक है, इन्होंने परिस्थितिकी नीचे की संकल्पना जो है प्रस्तुत की थी। महत्वपूर्ण सवाल है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? भावनगर, जामनगर? तो 4 विकल्प जाने की जरूरत नहीं है, आंसर ध्यान लीजिए, इसका क्या है आपका? जामनगर। जामनगर में भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी, पीसीएस 2019 या 2020 प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल, ठीक। चलिए फटाफट अगले सवाल पे, समय आप लोग खराब नहीं करना, समय बहुत कम बचा है, मात्र 40 दिन बचा है पेट के एग्जाम में। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? लगातार हर बार आने वाले सवालों का में से एक सवाल। आंसर है इसका उष्णकटिबंधीय वर्षावन। रट जाओ इसको, एकदम रट जाओ इस सवाल को, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन। भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट कौन से हैं? ये भी रट जाओ, क्वेश्चन नंबर 38, लगातार आने वालों में से 38, पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट। ध्यान दीजिएगा, पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट जो है भारत के हॉटस्पॉट है। इंपॉर्टेंट सवाल। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? बहुत बार आया हुआ सवाल। प्राकृतिक आवास का या प्राकृतिक आवासीय विनाश, मतलब जंगलों की कटाई कर रहे हैं हम लोग,
उससे क्या हो रहा है, जैव विविधता सबसे अधिक जो है ह्रास हो यानी खत्म हो रही है। जब हम प्राकृतिक क्या कर रहे हैं, आज देखते हैं आप लोग सोसाइटी करने के लिए पूरे पूरे जंगल काट दिए जा रहे हैं, घर बना रहे हैं मनुष्य अपना पक्षियों के घरों को उगा के, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, निश्चित रूप से जैव विविधता खत्म होगी। सबसे प्रमुख कारण क्या है, प्राकृतिक आवास का विनाश। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु इन सीटू नहीं है। ध्यान दीजिएगा, दो संरक्षण की पद्धतियां होती हैं, इन सीटू और एक्स सीटू, स्वस्थाने और पर स्थाने। तो पूछ रहा है इसमें से स्वस्थाने नहीं है, यानी कि वो क्या है, पर स्थाने यानी एक्स सीटू है। क्वेश्चन नंबर 40, महत्वपूर्ण सवाल, बताइएगा। आंसर है आपका वनस्पतिक उद्यान। ध्यान दीजिएगा, वनस्पतिक जो उद्यान है वो एक्स-सीटू का उदाहरण है। इन सीटू एक्स सीटू का मोटा मोटा अंतर, इन सीटू जहां पर जो जानवर या पौधे पक्षी पाए जाते हैं वहीं पर उनका संरक्षण कर देना उसे इन सीटू बोलते हैं, और किसी अन्य क्षेत्र में ले जाके उनका संरक्षण करना उसे एक्स सीटू को बोला जाता है। ठीक है, आसान भाषा में एक लाइन में यही इसकी डेफिनेशन। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव कैसे किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में, फटाफट बताइएगा, 4 विकल्प है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 41, इन सीटू संरक्षण द्वारा। ध्यान दीजिएगा, इन सीटू के संरक्षण द्वारा। मैंने बताया इन सीटू क्या होता है, जहां जानवर हैं वहीं पर उनको संरक्षित कर दो। तो राष्ट्रीय उद्यान कैसे होता है, किसी जंगली क्षेत्र को राष्ट्रीय नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है और वहां के जीव जंतुओं को क्या किया जाता है, संरक्षण करने लगा जाता है, और इसी को कहा जाता है, मैंने कहा कि जहां पर वो है वहीं पर उनका संरक्षण करोगे तो क्या हो जाएगा, इन सीटू हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक्स एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है। एक्स सीटू के लिए क्रायो बैंक होते हैं, बहुत ठंडी जगह होती है जहां पर किसी भी जीव जंतु के जीनोम को, स्पर्म को सुरक्षित रखा जाता है। तो वहां पर एक गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है एक्स सीटू के संरक्षण में यानी क्रायो बैंक में, तो आंसर क्या होगा आपका, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बहुत ही ठंडी गैस होती है, इसका प्रयोग किया जाता है स्पर्म को, जीनोम को संरक्षित रखने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43, फटाफट। जैव विविधता के साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना में निहित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन नंबर 43, बताइएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है आंसर इसका, आंसर है जीव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन को संरक्षित करते हैं। कैसे, जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वहां पर क्या होता है, जंतुओं को, जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है और साथ में मानव गतिविधि भी सीमित रूप में वहां पर की छूट रहती है। ठीक है, तो दोनों लोगों को संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है, बहुत आसान, बहुत बड़ा हुआ, IUCN। ध्यान दीजिएगा, रेड डाटा बुक क्या होती है, संकटाग्रस्त या संकट में जो जीव जंतु को पशु होते हैं उनकी सूची प्रकाशित की जाती है। रेड डाटा बुक का पन्ने का कलर क्या होता है, पिंक। ये भी एक बार सवाल आया था, हो सकता अभी मिले आपको। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, आंसर है विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं की सूची बनाई जाती है रेड डाटा बुक की, जारी करता है IUCN। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक इसका आंसर है जानवरों को दर्द निवारक दवाई दी जाती है, डाइक्लोप्रोविन कहते हैं उसको, और वो दवाई जो जानवर खाते हैं और वो मर जाते हैं जब, तो उसमें जहरीला पदार्थ होता है। ठीक, उसको जब जब गिद्ध आते हैं उस जानवर के मांस को खाते हैं तो दवाई का असर उनके में पहुंच जाता है और गिद्ध का भी काम तमाम हो जाता है। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है, जैव ईंधन। बहुत आसान सवाल, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार बहुत सारी भूमियों को क्या किया गया, रामसर स्थल में साबित किया गया है ना। तो नम भूमि के संरक्षण संबंधित है रामसर। रामसर साइट कहां पर है, ईरान में है, और 2 फरवरी को मनाया जाता है आपका कब, वेटलैंड डे। ठीक, हर साल। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि आती है। अंतर्देशीय लवणीय यानी खारी जो आर्द्रभूमि है सबसे अधिक कहां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 में आंसर आपसे क्वेश्चन पूछे, क्या होगा, गुजरात में सबसे अधिक अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि आपकी मिलती है। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। बहुत अच्छा सवाल, कठिन सवाल माना जाएगा। क्या पूछ रहा है, जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम कहां होगा, इन 4 विकल्पों में से। क्वेश्चन नंबर 49, तो आंसर क्या है आपका, गहरे सागर। ध्यान दीजिएगा, गहरे सागर में सबसे अधिक जो है, सबसे कम, सॉरी, क्या होगा, सबसे वार्षिक उत्पादन जैव द्रव्यमान का सबसे कम होगा। प्रेरी मैदान में खूब होता है, पतझड़ वन में होता है, टैगा में होता है। गहरे सागरों में क्या होता है, सनलाइट नहीं जाती है, क्या होगा, कोई भी प्रक्रिया जो है नहीं चलेगी, कोई फूड चेन नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं होगा। इस वजह से सबसे कम अगर बात करें इन चारों में तो क्या हो गया आपका, गहरे सागर हो गया। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी, पार्क ने, जेफर्स ने, जोसेफ फोरियर ने,
तो आंसर है जोसेफ फोरियर। बहुत बड़ा ग्रीन हाउस गैसेस आप सुनते हैं पढ़ते हैं, तो उसके संकल्पना प्रस्तुत करने वाले कौन थे? जोसेफ फोरियर। फटाफट क्वेश्चन नंबर 51, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि किसके कारण होती है? क्वेश्चन नंबर 51 बताएंगे आप लोग सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 51 का उत्तर क्या होगा आपका? कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव की वृद्धि किसके कारण होती है भाई? क्वेश्चन नंबर 51, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? क्वेश्चन नंबर 52 फटाफट बताना है आप लोग को। सबसे अधिक जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी गैस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन या जलवाष्प? क्वेश्चन नंबर है आपका 52। तो आंसर देना है आप लोगों को फटाफट, ध्यान दीजिएगा, बहुत कठिन हो जाता है सवाल, सब लोग उल्टा पुल्टा आंसर देते हैं। तो सबसे अधिक जो है जलवाष्प की मात्रा होती है। ठीक है, सबसे अधिक जलवाष्प की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं फटाफट। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? अगर दोनों की बात करता है ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो पृथ्वी को लाभदायक लाभ पहुंचाती है और अत्यधिक मात्रा होने पर हानिकारक भी है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो क्या होगा बताइए? क्या होगा? पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाएंगे भाई? आप लोगों को पता है ना, पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं और O2 निकालते हैं। अगर CO2 नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, तो आपका भी काम खत्म। धान के खेतों में उत्पन्न होने वाली गैस जो भूमंडलीय तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, कौन सी है? धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। बहुत बार आया हुआ सवाल। जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है? यह भी आसान सवाल, बहुत बार ध्यान देखिए। जो पशु होते हैं आपके घर पे, यानी गाय भैंसे, वो जुगाली करती हैं तो उनसे कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा उत्सर्जन कौन कर रहा है? कौन सा देश? तो यहाँ पे भी नंबर 1 कौन है भैया आपका? चाइना। कोरोना से लेके कार्बन डाइऑक्साइड तक सब चाइना। निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? मतलब यहाँ पर कार्बन नेगेटिव मतलब इतना ज्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन है कि वहां पर नेगेटिव में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। आंसर है आपका भूटान। ध्यान दीजिएगा, भूटान बहुत बढ़िया देश, शानदार देश, अपना पड़ोसी देश और नेचुरली बहुत अच्छा देश। ठीक, ये भी कई बार आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 58 बताइए। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल भैया, प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन। क्योटो प्रोटोकॉल, बनारस को क्योटो के तर्ज पे विकास किया जा रहा है ना, वही वाला क्योटो है ये। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो कहाँ है? जापान में। ठीक है, वर्ष 1997 में वहीं पर इसकी प्रोटोकॉल को किया गया था जारी, इसलिए इसका नाम रखा गया क्योटो प्रोटोकॉल। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो आयोजित किया गया, कहाँ किया गया था? जो मैंने बताया आप लोगों को कि बताया था ना +5 वाला, वही वाला पूछ रहा है ये। +5 पृथ्वी +5 कहाँ आयोजित किया गया था भाई? क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 का आंसर क्या होगा? फटाफट रिस्पॉन्स करें सभी लोग। नहीं, ये वाला नहीं, हाँ ये है आपका क्योटो में। ठीक, न्यूयॉर्क में, अरे सॉरी, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टोजोना प्रोटोकॉल, क्वेश्चन नंबर 60, महत्वपूर्ण सवाल। कार्टोजोना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा समझौते से, ध्यान दीजिएगा। कॉल आ गई तो डिस्टर्ब हो गया, साइलेंट करते हैं पहले फोन। क्वेश्चन नंबर 60 जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है कार्टेजोना प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 61, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल, कार्बन क्रेडिट एक संकल्पना है, ध्यान दीजिएगा। क्या है कार्बन क्रेडिट? इतना तेजी से बताने से सब समझा नहीं सकता, लेकिन फिर भी इतना समझिए कि कोई भी देश अपने यहाँ जो कार्बन उत्सर्जन कर रहा है उसके संदर्भ में जो है दूसरे देश को, जो गरीब देश होगा, वहां पर एक मैकेनिज्म स्थापित करके या किसी अन्य चीज में इन्वेस्टमेंट करके इसकी भरपाई करेगा। इसी को मोटा मोटा कहा गया कार्बन क्रेडिट, या किसी अन्य देश के इसके बदले समझौता है। बहुत व्यापक है, इसको समझना पड़ेगा आप लोग को, समझाने के समय किसी और क्लास में लेके आएंगे। खैर इतना आप लोग को जानने की जरूरत नहीं है, यूपी पेट में सीधा सीधा सवाल ऐसे ही आएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 61 आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल, ध्यान दीजिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, कार्बन क्रेडिट जो शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 79, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1921, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बताइएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, 2020 PCS प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था ये।
क्या है? कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? पराबैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेज क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। क्वेश्चन नंबर 63 बताना है आप लोगों को कि सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? जो अभिक्रिया होती है उससे क्या बनती है? तो क्या बनती है भाई? ओजोन। ध्यान दीजिएगा, इससे ओजोन बनती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्न में कौन सा विकिरण अवशोषित किया जाता है? अवरक्त, दृश्य, पराबैंगनी या सूक्ष्म तरंगे? किस चीज से? ओजोन। ओजोन किस चीज को अवशोषित करती है? इसलिए हम कहते हैं ओजोन लेयर हमारी फट रही है, घट रही है, छेद हो रहा है। तो क्या हो जाता है? अगर छेद हो जाएगा तो क्या आने लगेगा हमारे ऊपर? पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज। ये हमारी स्किन को जला सकती है, अंधा कर सकती है, कैंसर कर सकती है। इसीलिए ये क्या करती है? ओजोन लेयर इसी पराबैंगनी को अवशोषित कर लेती है, अल्ट्रावायलेट को अवशोषित करके बहुत सूक्ष्म मात्रा में इसको आने देती है। इसलिए हम लोग के लिए जीवन रक्षक का काम भी करती है, इसलिए इसको बचाना है। निम्न में से किस में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? बहुत बार आया हुआ सवाल, क्वेश्चन नंबर 65। ओजोन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ओजोन गैस सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फियर। ध्यान दीजिएगा, संताप मंडल हिंदी में बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए और आपके इसके लिए ग्रीन हाउस, उसके लिए क्या नाम है, ओजोन के लिए जिम्मेदार है। तो क्या है? ये ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती। ठीक है, नहीं पूछ रहा है तो देती है। ठीक है, देती है, नहीं पूछा है ना, यहाँ भी नहीं, नहीं नहीं कट जाएगा। आंसर हो गया आपका 66 का डी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? ग्रीन हाउस गैस एक तरफ है, एक तरफ सोर्सेस है, बताइएगा। कुछ पीसीएस 2017 का सवाल। ठीक, पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑटोमोबाइल्स, ये सुमेलित नहीं है, यहां से नहीं निकलता। मीथेन निकलती धान के खेत से, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती ईंट के भट्ठे से, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थर्मल पावर स्टेशन से, सब सुमेलित है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये गलत है। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक होता है भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर? जो ओजोन क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ होता है? अंटार्कटिका के ऊपर या यूरोप के ऊपर? तो आंसर क्या है आपका? अंटार्कटिका के ऊपर सबसे अधिक जो है ओजोन क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। अगला सवाल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? चार विकल्प मैंने बता दिया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका संबंधित है ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए, एक पूरा जो है सिस्टम डेवलप करने के लिए अन्य देशों के साथ समझौता ज्ञापन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फोटोकेमिकल स्मॉग, अरे सॉरी, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 70, तो इसमें क्या है? ये सुमेलित नहीं। अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड गलत है। ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सही है। रॉकेट ईंधन और केरोसिन तेल सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड सही है। अम्ल वर्षा नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड से, नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड से होती, नाइट्रिक ऑक्साइड से नहीं, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने के मुद्दे से संबंधित है? किस चीज की बात हो रही है? ओजोन के अवक्षय को कम करने के लिए। तो मैंने बताया कि ओजोन जब भी आए उसका आंसर क्या होगा आपका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। रट जाओ, ओजोन आए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हाई है ओजोन के लिए। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण निम्न में से किसका कारण हो सकती है? ध्यान दीजिएगा, जो मैंने बताया अल्ट्रावायलेट रेज बताया ना, ये कौन रोकता है? ओजोन रोकता है। ओजोन परत टूट जाएगी, फट जाएगी, उसमें गड्ढा हो जाएगा तो क्या आने लगेगी? अल्ट्रावायलेट आने लगेगी। तो अल्ट्रावायलेट आएगी तो क्या होगा आपसे? त्वचा कैंसर, स्किन का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। वैज्ञानिकों की निम्न टीम ने, किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन छेद था उसका पता लगाया था? किस टीम ने? रूस की टीम ने, जर्मनी की टीम ने, अमेरिका की टीम ने या ब्रिटेन की टीम ने? क्या हो जाएगा? कौन सी टीम ने पता लगाया था? क्वेश्चन नंबर 73, ओजोन छेद के बारे में सबसे पहले पता लगाया था ब्रिटेन की टीम ने, ब्रिटिश टीम ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह का फेफड़े के रूप में जाना जाता है? बताना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 74, पृथ्वी का फेफड़ा। अभी देखिए इसमें आग वाग भी लग गई थी, बड़ा चर्चा में रहा था। आंसर है आपका अमेजन वर्षा वन पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। कुल पृथ्वी की ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन जो है यही से उत्पादित होती है, इसलिए इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। चलिए 76वां सवाल है, निम्न में कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? निर्वनीकरण मतलब वनों की कटाई, हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि, नगरीकरण, मृदा अपरदन। पूछ रहा है निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, समझ के आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आंसर क्या? नगरीकरण।
निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है इसका, नगरीकरण का प्रभाव है निर्वनीकरण। ठीक है, समझने का प्रश्न कीजिएगा। जब नगर बसाए जाते हैं तो क्या होता है, पेड़ों को काटा जाता है, पेड़ों को काटने से नगरीकरण नहीं बढ़ता। ठीक है, तो निर्वनीकरण से क्या होता है, हिमालय से जल स्रोत सूख जाते हैं, जैव विविधता की हानि होती है, मृदा का अपरदन होता है। ये 75 सवाल है। आप लोग के रिस्पॉन्स के आधार पर जल्द ही आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा, तो हम लोग इसके बाद फटाफट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे क्या, अगले 75 सवाल। जल्दी से दूसरी वीडियो लेके आऊंगा, इसको रिवाइज कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग, ताकि आप लोगों तक मैं पेट से संबंधित महत्वपूर्ण इस तरह की क्लासेस जो है लेता हुआ लेकर आऊं। ठीक है, इकोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण सवाल हैं ये आप लोगों के, पेट स्पेशल मान के चलिए, पेट और यूपीएसआई के बच्चों के लिए ये बैच मैंने शुरू किया है। 45 दिन का प्रोग्राम है और आप लोगों के लिए एक शानदार सेशन होगा, इसमें करंट अफेयर भी जल्दी लेके जोड़ेंगे हम लोग, सारी चीजें पूरी कराऊंगे इन 45 दिनों में। और आपका पेट जो है 80, ध्यान देना, पेट पास नहीं होना है, 80 प्लस स्कोर करना है पेट में, तभी सभी मुख्य परीक्षाओं में आपको कॉल आएगी। 80 प्लस का स्कोर करना है पेट में, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। पेट फिर अगले साल आएगा, 50 नंबर पाके बैठे रह जाओगे, साल भर वेट करना रहेगा। 80 प्लस स्कोर के लिए जुड़िए मेरे प्रोग्राम से, कुछ करना नहीं है। जल्दी आप लोग को अगले वाले में टेलीग्राम का लिंक भी देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप लोग पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड कर लो। चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फॉलो कीजिए रहेगा। अगले वाली वीडियो में जो अगले 75 सवाल लेके आऊंगा उसमें इसके पीडीएफ भी उपलब्ध कराऊंगा, आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।